हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपकी क्लास ली जाए। तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपकी क्लास ली जाए। और बच्चों, आप ये भी जानते हैं कल एक तो हाथ में थोड़ा सा हल्का सा चोट लग गई थी कल, और दूसरा रात से वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं कारण क्या है। तो अभी बस इंजेक्शन लगवाया थोड़ी देर पहले ही। बाकी हाँ, आज मैं डीपीएसपी की पीडीएफ लगा दूंगा। बच्चों, कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बातचीत कम करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। वो टॉपिक चल रहा था प्रेसिडेंट। कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो प्रेसिडेंट चल रहा था। आपको पहले ही बता देता हूं बच्चों, हाँ हाँ हाँ, वो आज पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आपको एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों कि आज आपकी क्लास बीच में एक दो बार रुक सकती है, कारण टेक्निकल इशू। यहाँ पे नेट कई बार फ्लक्चुएट कर रहा है, नेट कई बार ज़्यादा कई बार कम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है नेट में। तो आज मैं चाहता तो क्लास ऑफ कर सकता था आज, अनामिका। आई एम वेरी सीरियस नाउ एट दिस टाइम। लेकिन सिचुएशन ये थी कि मैंने सोचा नहीं यार, इन बच्चों की क्लास ली जाए और कंप्लीटली कराया जाए। चाहे आप हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, एडजस्ट करेंगे जितना हो सकता है। लेकिन आज कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा। 16 मई तक आपका सिलेबस करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस मुझे ये बताओ, लास्ट टॉपिक क्या था आपकी क्लास का? लास्ट टॉपिक क्या था ये आपने बताना है। आपकी क्लास का लास्ट टॉपिक क्या था कल? आर्टिकल कौन सा था ये आपने बताना है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैंने आर्टिकल आपको 52 कराया था कल। मैंने 52, 53, 54, 55, ये 55 यहाँ तक मैं आपको करा चुका हूँ। मतलब अभी प्रेसिडेंट चल रहा है और इतना मैं आपको करा चुका हूँ। बाकी आपको कोई और डाउट बनता वो क्लास के बाद आप हमसे जरूर पूछिएगा। तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। कल हम पहले राष्ट्रपति पे कहाँ तक पहुंच चुके थे मेरे प्यारे साथियों? हम देखे हैं डाउनलोड फाइल और भारत के राष्ट्रपति हम पहुंच चुके थे बच्चों इसमें। एक बार आप बता देंगे, आज थोड़ा सा फेस भी लग रहा होगा आपको कि गुरुजी की तबीयत आज ठीक नहीं है ना? चलो ठीक है। अब दोस्तों 55 हो गया, 56 अब मैं कराऊंगा नहीं। जो ज्यादा जरूरी होते हैं सिर्फ वही आर्टिकल मैं आपको कराता हूं। अब दोस्तों बात आती है कि क्या अगर किसी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन भी होंगी। भाई अगर राष्ट्रपति बनाया जाएगा दोस्तों, उसके लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन भी होंगी। बोलो यस या नो। राष्ट्रपति बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ अनामिका, मैंने बताया था कौन कौन व्यक्ति वोट डाल सकता है। 54 तक बताए थे। अरे 55 भी तो बताया था। 55 ऐसे बताया था बच्चों, अभी आप कहोगे बताया था ये ना मैंने 4 व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े थे। एक तरफ पवन था, एक तरफ कोमल थी, एक तरफ अंजलि थी, एक तरफ विवेक था। आपको ये कराया नहीं था 55? यहाँ पे चुनाव की पद्धति को बताया गया है, यहाँ पे सिस्टम बताया गया किस तरीके से आपका चुनाव होगा, ये बताया गया है। कराया तो था ये आपको? कौन बच्चा बोल रहा है इसे नहीं कराया था? तो मैं तो करा चुका हूँ, 55 तक आपको करा चुका हूँ। अब बच्चों 56-57 नॉर्मल है, उनसे क्वेश्चन इतने आते नहीं है। अब डायरेक्ट देखो आप 58 आर्टिकल नंबर, अगर मैं 58 की बात करता हूँ, आर्टिकल नंबर 58 की बात करता हूँ, तो दोस्तों हमारे भारत में अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन आर्टिकल नंबर 52 में दी गई है। सर अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो क्या क्वालिफिकेशन है राष्ट्रपति बनने के लिए? अगर आप में से ही मैं किसी बच्चे से पूछूं कि किसी को अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन? पहली क्वालिफिकेशन, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ द इंडियन। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसका सर 3 डे है, 4 डाउट है। भैया क्या नाम है आपका? डाउट वाले भैया राजेंद्र, आप पहले अपना डाउट पूछ लीजिएगा। आपसे कह रहा हूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी भाई राजेंद्र के डाउट है, पूछो भैया राजेंद्र। फिर ये कहेंगे गुरुजी आपने बताया नहीं। डाउट पूछो भाई, कोई बच्चा बात नहीं करेगा सिर्फ राजेंद्र से अलग। ठीक है बेटा सुखविंदर। बोलो भैया राजेंद्र जी, क्या कमेंट्स है आपका? क्या क्वेश्चन है? एक बार डाउट क्या है वो बताइएगा। भाई कोई बच्चा कमेंट्स मत करो, सिर्फ राजेंद्र जी को कमेंट्स करने दो। वो कुछ पूछना चाहते हैं, उनके 2 डाउट हैं, बोल रहे हैं सर 2 दिन से डाउट नहीं बताया आपने। हाँ पूछो। सर सी वाले मुस्लिम ऐड नहीं है। हाँ चलो एक क्वेश्चन आपका आ गया
CAA में मुस्लिम ऐड नहीं है, तो आंसर आ गया नो। और कोई डाउट बताओ भैया? राजेंद्र जी के 3 डाउट हैं, बहुत बड़े डाउट है, मैं दोनों को बता देता हूं, है ना। बताओ भैया, पहला क्वेश्चन आपका मैंने बता दिया राजेंद्र सर, आर्टिकल नंबर 15 बता दो। चलो आर्टिकल नंबर 15 भी बता दूंगा। और कोई डाउट भैया? एक मिनट, पहले इस बच्चे के डाउट क्लियर कर लूं, बाकी फिर दूसरे में किसी बीच क्लास में दूसरे का नाम ले लूंगा। और कोई डाउट आपका राजेंद्र? 3 डाउट थे आपके, 2 तो मेरे पास आ चुके हैं, तीसरा बताइएगा। करण आपके डाउट भी लूंगा आज क्लास के बाद में। एक है आपका सर आर्टिकल 15 है, ओके। अब आपका आर्टिकल, इनके डाउट है बच्चों, पहला तो ये कि सर CAA में मुस्लिम ऐड नहीं है, तो जवाब आ गया सर नहीं है। इसमें उन लोगों को ऐड किया गया जो मुस्लिम बाहुबल्य देशों में प्रताड़ित किए गए हैं, उनको वहां पे दुखी किया गया है, वो परेशान वहां पर हुए हैं, वो लोग भारत आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले। अगर वो व्यक्ति भारत आ गए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, दैट खत्म। क्लियर, सिंपल सा लॉजिक था कि इस CAA में जो भी मुस्लिम बाहुबल्य देशों से भारत आए हैं, जो भी मुस्लिम, ये होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसे बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ये था, बाकी कुछ भी नहीं था। इसमें यह था कि जो भी व्यक्ति मुस्लिम देशों से भारत आए हैं, उनको मेरे प्यारे साथियों भारत में नागरिकता दी जाएगी, बस सिंपल सी पॉइंट। अगला देखिए, अगला आर्टिकल नंबर 15 में कह रहा है आपका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी आपका जन्म स्थान हो, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप भारत के हैं तब भेदभाव नहीं किया जाएगा, अगर आप भारत के बाहर के हैं तो भेदभाव तो किया जाएगा भैया, सीधी सी बात है। तो चलिए बातचीत मत करिएगा, अब हम बाहुबल्य का मतलब होता है कि जहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं। अब बातचीत बंद करते हुए सीधे 58 पर आ जाइएगा। बेटा 58 क्या कह रहा है? 58 ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी क्वालिफिकेशन दी गई है, ठीक है। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो क्या है क्वालिफिकेशन? सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है, सबसे पहले भारत का नागरिक होना जरूरी है। एज कितनी होनी जरूरी है बच्चों? सिटीजन ऑफ इंडियन। पहला तो क्या है क्वालिफिकेशन? सिटीजन ऑफ इंडियन, यानी कि भारत का नागरिक हो। दूसरा, अगर मैं एज की बात करूं तो एज 35 वर्ष हो, एज 35 वर्ष हो कम से कम। और वो पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए बच्चों? वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? मान लो किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनना, तो उसकी क्वालिफिकेशन वैसे कितनी होनी चाहिए कि वो पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए? 12वीं पास। तो दोस्तों चाहे वो अनपढ़ हो, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, चाहे वो अनपढ़ हो, कुछ भी ना जानता हो, उसे भी भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है, जबकि आप लोग अगर चपरासी भी बनते हो तो आपके लिए क्वालिफिकेशन है कि आपको कम से कम 10वीं पास तो होना जरूरी है। और यहां भारत देश का राष्ट्रपति बनने कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये गलत है। कायदे के अनुसार उसे बनना चाहिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो कम से कम डॉक्टरेट किया हो, जिसके पास में PhD कम से कम हो, कम वो भी नहीं है तो कम से कम मास्टर डिग्री तो उसके पास में होनी चाहिए। इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। और हम अगर कोई प्राइवेट जॉब के लिए लड़का लड़की जा रहा है तो वहां भी प्राइवेट जॉब में पूछा जाता है आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं तो 10वीं पास हूं, नहीं देंगे जॉब। सर मैं ग्रेजुएट हूं, चलो ठीक है आप खुद देंगे जॉब। सर मैं मास्टर डिग्री, चलो आप खुद देंगे। वहां आप क्वालिफिकेशन देते हो और यहां आप कि कोई भी, यहां आप बच्चों कोई भी, एक अंजलि गुड़िया है, मेरी छोटी गुड़िया है, वो बोल रही है कि भैया भूल गए होंगे संविधान लिखने वाले। ऐसा तो नहीं पता गुड़िया की क्या हुआ होगा, लेकिन भारत का नागरिक हो, एज 35 साल हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तीसरा पॉइंट ये जरूर ध्यान रखना, वो लोकसभा का मेंबर चुने जाने की योग्यता रखता हो। लोकसभा मेंबर इलेक्टेड होने की क्वालिफिकेशन उसके अंदर हो, उसे बनाया जा सकता है। अब बच्चों अगला पॉइंट सुनिएगा। अगला पॉइंट ये कि क्या वो किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद क्या होता है, क्या आप जानते हैं? लाभ का पद क्या होता है बच्चों? किशोर, लाभ का पद क्या होता है आप जानते हैं? लाभ का पद होता है वो किसी सरकारी नौकरी पर ना हो, वो किसी सरकारी नौकरी पर ना हो। मेरे एक जानने वाले विधायक हैं बच्चों, वो विधायक से पहले स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे। मेरे एक मौसा जी हैं, वो एक विधायक है फिलहाल में, तो वो विधायक से पहले स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे।
तो दोस्तों अब उन्हें क्या करना पड़ा, अगर आप विधायक बनना चाहते हो तो पहले आपको अपनी जॉब से रिजाइन करना होगा। मैं एक विधायक की बात कर रहा हूं, राष्ट्रपति की नहीं। तो आप विधायक बनो या सांसद बनो, पीएम बनो, सीएम बनो या प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे हैं तो पहले आपको वहां से रिटायरमेंट लेना होगा। आपको पहले वहां से रिटायरमेंट लेना होगा। नेक्स्ट सवाल आता है बच्चों आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल नंबर 16 इसमें है ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि शपथ। बच्चों अगर राष्ट्रपति की शपथ की बात की जा रही है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अगर राष्ट्रपति को शपथ की बात की जा रही है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है बच्चों? हाँ, इसमें विकलांग बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है। तो दोस्तों इन्हें जो शपथ दिलाते हैं वो सीजीआई दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं बच्चों? सीजीआई। अब सीजीआई कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये क्या करते हैं दोस्तों? ये ध्यान रखना, ये इनको शपथ दिलाते हैं और ये इनको शपथ दिलाते हैं। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, आपको मैं फिर से बताना चाहता हूं, आर्टिकल नंबर 60 में ये कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो वो दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वो कौन दिलाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों अब आप एक बात बताओ, क्या भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? रात से इतनी वोमिटिंग हो रही है, पता नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया बच्चों, और बिल्कुल मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन आज वो एनर्जी है ही नहीं बिल्कुल भी कि आपको पढ़ा सकूं। लेकिन कोशिश करूंगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है बच्चों। आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61 यानी कि अगर राष्ट्रपति संविधान की अवमानना कर रहे हैं, अगर राष्ट्रपति संविधान की अवमानना मतलब संविधान से ऊपर अपने आप को रख रहे हैं, कह रहे हैं नहीं संविधान कुछ नहीं है, जो मैं हूं, संविधान से ऊपर मैं हूं, तो बच्चों ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को आर्टिकल नंबर 61 के अकॉर्डिंग महाभियोग यानी कि इंपीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? इंपीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा बच्चों? इंपीचमेंट के द्वारा। ये भी आपका क्लियर हो गया। मैं पीडीएफ नहीं दिखाने वाला हूं आपको, कभी आपको लगे गुरुजी पीडीएफ भी देंगे, तो पीडीएफ में सब चीजें लिखी तो हैं, ये देखो लिखा है सब चीज। राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है, लेकिन जब आप राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाओगे, आप 14 दिन पहले रिटन इंफॉर्मेशन दोगे राष्ट्रपति को कि हम आपके खिलाफ महाभियोग लगा रहे हैं, या तो आप खुद हट जाइएगा वरना हम आपको हटा देंगे। दोस्तों ये आप याद रखिएगा, और उस पर जिस सदन से आए हो उसका 1/4 मेंबर का हस्ताक्षर होना जरूरी है। जैसे मान के चलो सर इंग्लिश में, तो इंग्लिश में भी दिखाऊंगा बेटा, ये रहा इंग्लिश में, ये देखो इंग्लिश में भी है, कभी आपको लगे कि इंग्लिश में नहीं है, ये देखो दोस्तों, द प्रेसिडेंट कैन बी इंपीचमेंट अंडर द आर्टिकल नंबर 61। लेकिन एक लाइन जो यहाँ पे मैंने बताई है वो आपको जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है कि आप राष्ट्रपति को रिटन लेटर दोगे, और वो भी कितने दिन पहले? रिटन लेटर 14 डे बिफोर, यानी कि इंपीचमेंट से पहले आप 14 दिन पहले उसे हटाओगे। ये एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। अब कई बच्चे पूछ रहे हैं सर 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ दिस हाउस मस्ट एसिंग, ये क्या है? ये क्या है? अब ये बच्चों को समझ में नहीं आया होगा 1/4। अब मान के चलो कि सबसे पहले राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा ने प्रस्ताव पारित किया। किसने? लोकसभा ने प्रस्ताव पारित किया कि उसको पास करना है। दोस्तों लोकसभा में कितने मेंबर हैं जरा बताना बेटा, छोटा पीएम अभी ठीक नहीं है। लोकसभा में कितने मेंबर हैं जरा बताओगे मुझे आप? सर जी लोकसभा में 543 मेंबर हैं। इसका 1/4 कितना होगा दोस्तों? इसका 1/4 कितना होगा? इसका 1/4 कितना होगा बच्चों? देखो अगर मैं 1/4 की बात करता हूं तो 125 चौका हो गया 500, और ऊपर बचे कितने आपके 43 को भाग दिया हमने 4 से, 11 चौक 125 और 11 136 के आसपास बैठेंगे। इतने बैठेंगे ना बच्चों? 136 के आसपास बैठेंगे, यानी कि 136 मेंबर के सिग्नेचर होने जरूरी हैं। 136 मेंबर के सिग्नेचर होने जरूरी हैं।
135-36 जितने बैठेगा। और अगर इसको राज्यसभा ने पास करा होता, अगर इसको राज्यसभा ने पास करा होता तो राज्यसभा में कितने मेंबर हैं बच्चों? राज्यसभा में कितने मेंबर हैं सर? 255, 245, 245 का 1/4 कितना होगा जरा बताना। ये बताओ बच्चों, 245 का 1/4 कितना होगा? अरे नहीं यार, गौरव दीक्षित जरूरी नहीं कांग्रेस के हो, किसी के भी हो, है ना। तो देखो इसका होंगे आपके 6 चौक 24 यानी कि 60, और यानी कि मैं टोटल लिख सकता हूं भैया 62 मेंबर होंगे। कितने? 62 मेंबर। तो 62 मेंबर के सिग्नेचर होने जरूरी है, ठीक है। तो या तो अगर लोकसभा से आया है तो 136 मेंबर के साइन होने जरूरी है, और दोस्तों अगर ये राज्यसभा से मेंबर आया है ये, तो 62 मेंबर के साइन होने जरूरी है। अब आपको समझ में आ गया 1/4 क्या होता है? ये आपको समझ में आ गया 1/4 क्या होता है बच्चों? ये यहां पे लिखा है on which 1/4 of the member of the house must be signature। अब आपको समझ में आ गया भाई, या तो लोकसभा से पास हुआ है तो 136, राज्यसभा से पास हुआ है तो आपका 62 मेंबर के सिग्नेचर होने जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? अगर मैं राष्ट्रपति की सैलरी की बात करता हूं तो बहुत बढ़िया सैलरी होती है। राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है, इतनी सैलरी हो जाए तो बच्चों क्या कहने हैं, सैलरी होती है 5 लाख। राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो 5 लाख रुपए होती है। बढ़िया है ना यार। सैलरी कम तो नहीं है ना, बढ़िया सैलरी है। तो दोस्तों जब भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके कुछ ना कुछ काम भी होते होंगे। दोस्तों एक बात बताओ, जब भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो क्या उनके कुछ ना कुछ काम भी होते होंगे? बोलो यस या नो। ये पर मंथ होती है बेटा। तो राष्ट्रपति के कुछ काम होते हैं। पहला काम दोस्तों, राष्ट्रपति सबसे पहले अपॉइंटमेंट करता है, यानी कि राष्ट्रपति किस किस को अपॉइंट करता है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, जहां समझाने वाली होंगी वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखो राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है? भारत के प्रधानमंत्री की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? सर राष्ट्रपति करेंगे। बात क्लियर है? अब आप कहो सर इसमें समझाओ, क्या समझाओ, इसमें कोई समझाने वाली चीज ही नहीं है। अगला, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ये भी आपका क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट सवाल, सर पीएम की सैलरी डिपेंड करती है बच्चों उसकी बैठक पे। अगला देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, इन सबको कौन अपॉइंट करता है? जरा देखो बताते रहो बच्चों मुझे, जो आपको मैं बता दूं, जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, इनको अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं? सर राष्ट्रपति। जो राज्यों के राज्यपाल हैं, गवर्नर इन स्टेट्स, इनको कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे शॉर्ट में बोलते हैं कैग, CAG, यानी कि इसे बोलते हैं बच्चों कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, और जिस जिस व्यक्ति की नियुक्ति करता है, पहले मैं उन्हीं के नाम आपको बता रहा हूं, है ना, जिन जिन की नियुक्ति करता है। अगला, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन, इनकी जो चेयरमैन होते हैं, इन सबको भी जो इलेक्ट करते हैं, सर पीएम का इलेक्शन होता है या अपॉइंट होते हैं? बच्चों इलेक्शन होता है एक सिर्फ एमपी के रूप में, और उन्हें बाद में राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। जो बहुमत दल का नेता होता है वही प्रधानमंत्री होता है। बस राष्ट्रपति तो कह देते हैं बेटी के ये राखी 2 बेटा मैं आज बदल दूंगा उस पीडीएफ को, है ना। भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। इनको भी कौन अपॉइंट करते हैं? राष्ट्रपति। अगला, अंतरराष्ट्रीय परिषद के सदस्य, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेंबर, इनको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसमें टोटल 1+4 मेंबर होते हैं, इन सबको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। अगला बच्चों, मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, इनको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, इनको भी राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। यानी कि ये जितने भी आयोग हैं, सर कौन देता है राष्ट्रपति की सैलरी? बच्चों इनको जो सैलरी मिलती है वो मिलती है मेरे प्यारे साथियों किससे? संचित निधि से। जितने भी भारत के विभिन्न पद के अधिकारी हैं, इन सबको सैलरी संचित निधि के द्वारा मिलती है, और संचित निधि आर्टिकल 266 में आती है।
कहां पर आती है? 266 में आती है। अगला पॉइंट देखिए, विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। अब बच्चों एक बात बताओ, हमारे भारत में अगर मैं आपसे पूछूं कानून बनाने की शक्ति किसके पास में है, ये बताओ। संचित निधि को बोलते हैं बेटा कंसोलिडेटेड फंड। सारे बच्चे मुझे पहले ये बताइएगा, आपको ये बताना कि हमारे देश में कानून कौन बनाता है। अभी पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों आज हालत कुछ ऐसी हो गई है, जैसे कहते हैं ना वो 20 किलोमीटर की रेस लगा ले तो आदमी बिल्कुल यूं चलने लगता है, वो हालत मेरी हो गई है। तो दोस्तों हमारे देश में जो सारे कानून बनाती है वो पार्लियामेंट बनाती है। हमारे देश में जो सारे कानून बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट में आती है लोकसभा, यहां पे आती है राज्यसभा और यहां आपके होते हैं प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलकर कानून बनाते हैं। बोलो बच्चों यस या नो। आपका जवाब आएगा सर हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है। बच्चों आज आपका बड़ा भाई होने के नाते आपसे एक बात कहना चाहूंगा, पता नहीं आप मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे, लेकिन आपका बड़ा भाई हूं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। आप लोग जितनी मेहनत यहां कर रहे हैं, अगर इससे जस्ट डबल मेहनत आप अपने घर पे करोगे तो आपका सिलेक्शन 110% होगा। लोगों के पास बहाने होते हैं, सर फीवर हो रहा है, सर मुझे वोमिटिंग हो रही है, सर मुझे पेन हो रहा है, सर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। बच्चों आपसे ज्यादा मेरी तबीयत खराब है इस समय एट प्रेजेंट। मैं माता रानी की सौगंध खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको आज सुबह भी पढ़ाया हूं, अब भी पढ़ा रहा हूं और फिर यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा। कोई नहीं, थोड़ा आराम से पढ़ा लूंगा। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप मेरी बात मानिएगा। दोस्तों एक ऐसा टॉपिक जो आपके पेपर में जहां से क्वेश्चन आएगा, आपके पेपर में जहां से क्वेश्चन आएगा वो टॉपिक क्या है बच्चों? वो टॉपिक है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर, ऑस्कर इसे करंट का भी मान सकते हो और स्टैटिक का भी मान सकते हो। ये बताओ इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है? ये बताइएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है या नहीं है, आप खुद बताओ। ये टॉपिक जो मैंने आपके सामने लिखा है ऑस्कर अवार्ड, क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इतना बताओ बस जरा मुझे। इंपॉर्टेंट है? तो कितने बच्चे चाहते हैं कि सर इसकी मैं थ्योरी आपको करा दूं? दोस्तों इसकी थ्योरी मैं आपको कल YouTube पे कराऊंगा 12 बजे। कल 12 बजे रेलवे अड्डा पर, रेलवे अड्डा पर। लाइफ में कभी दोबारा तुम्हें ऑस्कर पुरस्कार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा विश्वास कर लेना। कल 12 बजे तो तैयार रहिएगा। दोस्तों अब हमारे देश में कानून कौन बनाता है? आप लोगों को जवाब आया कि भैया हमारे देश में जो सारे कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा? हमारे देश में जो सारे कानून बनते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा बनते हैं। लेकिन अगर मान के चलो ये जो लोकसभा है, क्या ये 12 के 12 महीने सदन में आती है? आप बताइएगा, ये जो लोकसभा या राज्यसभा है ये 12 के 12 महीने क्या सदन में आती है? नहीं, 3 महीने के लिए आती है फिर चली जाती है, 3 महीने के लिए आती है फिर चली जाती है, छुट्टी पे चली जाती है। और दोस्तों इस स्थिति में हुआ क्या कि यहां पर अगर मैं बात करूं, चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया, चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह आर्टिकल नंबर 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या बच्चों? अध्यादेश जारी कर सकता है। और यह अध्यादेश बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो होगा जिस तरीके से संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून फॉलो होता है। बात क्लियर है भाई? अब आपसे सवाल पूछेगा कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं? भैया इसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करते हैं? तो अध्यादेश तब जारी करते हैं जब संसद सत्र में ना हो, इमरजेंसी के टाइम पर। किसके में भैया? इमरजेंसी सिचुएशन हो तब राष्ट्रपति ऐसा कार्य कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 123। अब आपको यह चीज समझ में यहां पर आएगी। देखिए, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। हमारे भारत में लोकसभा को भंग करने का अधिकार, लोकसभा को बुलाने का अधिकार, वो सब राष्ट्रपति के हैं। लेकिन साथियों जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है आपका पहले तो मैं आपको बता दूं बच्चों,
अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति। किसको भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति को भंग कर सकते हैं, लेकिन पीएम की सलाह पर। पीएम की सलाह पर। दूसरी बात, संसद का संयुक्त अधिवेशन संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं। अब ये ज्वाइंट सेशन क्या होता है, इसे आपको बताऊंगा अगली क्लास में, जो ज्वाइंट सेशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो। YouTube पे टाइम नहीं है सर, तो कोई बात नहीं है, मैं तो कल आपको YouTube पे कराऊंगा 12 बजे, अगर आपको आना है। एक बार मैं जो अपना भाई बहन मानते हैं, जो अपनी बहन यहां पढ़ रही हैं, जो भाई पढ़ रहे हैं, वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, सर हम आएंगे कल 12 बजे। PM लिख दो सारे बच्चे एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। क्या अब आपको ये पढ़ने की जरूरत है, पावर टू इशू ऑफ ऑर्डिनेंस? क्या आपको ऑर्डिनेंस पढ़ने की जरूरत है? ऑर्डिनेंस। अरे कल 12 बजे वाली क्लास अपनी बाद में कर लेना दिल के टुकड़ों। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। क्या अब आप इसको पढ़ने की जरूरत है? नहीं पढ़ोगे ना? नहीं पढ़ोगे ना, तो चलो ये तो क्लियर ही है। अगला देखो, सैनिक शक्ति। राष्ट्रपति पे 3 पावर होती हैं, एक लेजिस्लेटिव पावर होती है, एक बच्चों अपॉइंटमेंट पावर होती है, और तीसरी होती है मिलिट्री पावर। हाँ, यूट्यूब पे होगी रेलवे अड्डा पर। चलो अब बच्चों बात होती है मिलिट्री पावर। बच्चों एक बात बताओ, ये है आर्मी, ये है नेवी, ये है एयरफोर्स। बच्चों आप बताओ इन तीनों के ऊपर कौन होता है? इन तीनों के ऊपर कौन होता है? दोस्तों इन तीनों के ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट। इन तीनों के ऊपर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, किंतु इनका प्रयोग विधि द्वारा ही किया जा सकता है। भैया करण, आपको ये पता है कि मैं बता रहा हूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं आज, फिर भी आपको ये लग रहा है कि पहले मेरा डाउट लो, हद हो गई, पहले आप अपना डाउट पूछो। बच्चों कोई कमेंट्स नहीं करेगा, पूछो भैया करण क्या डाउट है पहले आपका, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आपका डाउट पूछ लो, बताइए। पूछो भाई क्या सवाल है आपका, पहले मैं आपके सारे डाउट बताऊंगा आज, 10 हो 5 हो 4 हो। बोलिए करण भाई डाउट पूछो प्लीज। करण भैया क्वेश्चन पूछो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, क्वेश्चन पूछो। अब अंकित गिरेवर कह रहे हैं सर एप्लीकेशन पर जीके जीएस की क्लास नहीं होती है, ये जीके जीएस की क्लास चल रही है भैया अंकित। मुझे कुछ क्वेश्चन है सर, क्या क्या? हाँ क्या पूछना, पूछो ना, क्वेश्चन क्या है? सचिन तुम्हारे भी डाउट बताऊंगा, पहले इनका तो पूछ लूं, एक एक बच्चे का ही बता सकता हूं यार। अब बताओ भाई, पूछ ले क्या कमेंट्स था मेरे दोस्त, इतना तो मैं वेट नहीं करूंगा, कितने दिनों से मैं बोल रही। अरे भाई पूछ लो, अब तो बता रहा हूं, पूछो ना। जिस दिन मैं पूछता हूं उस दिन तुम बोलते नहीं हो। रीजनिंग बेटा 1 बजे होती है। अरे यार सर पहले से कुछ आप कुछ पूछने वाले नहीं हैं तो माफी चाहता हूं। आप काफी टाइम हो गया आपसे पूछते पूछते, 2 मिनट हो चुकी हैं, आपने नहीं बताया तो मैं आगे स्टार्ट करता हूं। अब आपने 5 बार कमेंट्स कर दिया कि पहले की क्लास है, आपने ये नहीं पूछा कि क्वेश्चन क्या है। मैं तो पहले की क्लास का भी बता दूंगा। ठीक है मत पूछो, बाय। आ जाइएगा जरा दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मालिक होता है एक तरीके से, लेकिन उनसे पहले एक और पद जुड़ गया है बच्चों, वो है आपका सीडीएस। यानी कि सीडीएस, तीनों सेनाओं के ऊपर सीडीएस होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है चीफ डिफेंस स्टाफ। जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? चीफ डिफेंस स्टाफ होती है। पहले आर्मी नेवी एयरफोर्स,
इनके ऊपर सीडीएस और ऊपर होते हैं राष्ट्रपति। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब आज राष्ट्रपति से आने वाले आपके सारे सवाल क्लियर हो गए। अगला कोई पॉइंट आपको और बचा हो तो दोस्तों ये बचा है, ये बचा हुआ है और इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। ये क्या है? फर्स्ट सीडीएस कौन थे? जनरल विपिन रावत। उनका प्लेन क्रैश हुआ, उसमें वो शहीद हुए। अब दोस्तों आपके सामने मैंने लेके आया, आप बताओ हमारे भारत में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? हमारे भारत में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? आप ये बताओ, हमारे भारत में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है? तो आप कहोगे सर सबसे नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बाद होता है हाई कोर्ट और सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। आप बताओ क्या सुप्रीम कोर्ट के बाद भी भारत में कोई कोर्ट है? क्या सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं अपील कर सकते हो? क्या सुप्रीम कोर्ट के बाद में आप कहीं अपील कर सकते हो? तो बच्चों आपका जवाब आएगा नो, नेवर। अब जैसे मान के चलना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को फांसी की सजा दे दी, वो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा दी, वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको फांसी की सजा ही दी जाएगी। तो इसके बाद यह व्यक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास हाथ जोड़ने के लिए जा सकता है कि राष्ट्रपति महोदय मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे क्या कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो राष्ट्रपति चाहे तो आर्टिकल नंबर 72 के द्वारा आपकी सजा को बिल्कुल माफ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपकी फांसी की सजा है तो राष्ट्रपति कहेंगे नहीं यार एक काम करो, छोड़ दो इसको फांसी की सजा मत दो, इसको 20 साल की सजा दे दो। यानी कि आपकी सजा को ज्यादा नहीं कर सकते, आपकी सजा को कम कर सकते हैं, सजा को बिल्कुल भी माफ कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बात बताओ, आपसे ही पूछना चाहता हूं, अगर मैं भारत देश का राष्ट्रपति हूं, अगर मैं भारत देश का राष्ट्रपति हूं, भगवान ना करे कि मुझे राष्ट्रपति बनते ही मुझसे कोई मर्डर हो जाए, मैं राष्ट्रपति बना और राष्ट्रपति बनने के बाद मुझसे कोई मर्डर हो जाए, तो क्या मुझे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुझे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? बोलो यस या नो। दोस्तों पहले तो यह प्रावधान है कि अगर मुझसे मर्डर हो गया तो पुलिस मुझे गिरफ्तार करेगी नहीं, जब तक मैं राष्ट्रपति हूं मुझे गिरफ्तार नहीं करेगी। और मान के चलो कुछ ऐसे बच्चे गुरुजी करेगी तुम्हें गिरफ्तार, चलो ठीक है मैं गिरफ्तार करवा रहा हूं, मुझे गिरफ्तार कर लिया और मुझे जो है हाई कोर्ट ने 15 साल की सजा दे दी, मैं गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की सजा दे दी। अब जब दोस्तों आर्टिकल नंबर 72 के तहत मैं दूसरों की सजा कम कर सकता हूं, क्या मैं अपनी सजा कम नहीं कर सकता? आप बताइए, अगर मैं दूसरों की सजा को कम कर सकता हूं तो मैं अपनी सजा भी तो कम कर सकता हूं ना, कर सकता हूं या नहीं? तो दोस्तों इसलिए राष्ट्रपति को पकड़ने का कोई फायदा नहीं होता, राष्ट्रपति को पकड़ने का कोई फायदा नहीं होता कि मान लो इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भी पहुंचा दिया, तो जब ये दूसरों की सजा माफ कर सकता है तो अपनी भी कर सकते हैं। इसलिए अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए कोई अपराध कर देता है तो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल, इन दोनों को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, और गिरफ्तार कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं है अगर आप गिरफ्तार कर भी लोगे तो कोई फायदा ही नहीं है। पहले आपको राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना पड़ेगा, उसके बाद जब आप हटाओगे तब आप गिरफ्तार कर सकते हो। तो अब आपको ये पॉइंट क्लियर आ गया होगा, समझ आ गया होगा कि राष्ट्रपति को उसके पद के दौरान गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गई बात ये कि राष्ट्रपति रहते हुए किसी भी व्यक्ति को पद से क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सकता। अब आज आप समझ गए होंगे, तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, एक बात और समझना, अगर कोई बच्चा, मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है वो हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दे दी, क्या व्यक्ति दोबारा हाई कोर्ट जा सकता है? क्या वह व्यक्ति दोबारा हाई कोर्ट जा सकता है? भाई हाई कोर्ट ने उसको जो है फांसी की सजा दे दी, क्या दोबारा? बिल्कुल जा सकता है, यस 110% जा सकता है। वो हाई कोर्ट में दोबारा जाएगा, कहेगा जी मेरे फाइल को रीओपन करो, फिर से देखो मेरी केस, जा सकता है। वह सुप्रीम कोर्ट में भी दोबारा जा सकता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के पास 2 बार नहीं जा सकता। वह राष्ट्रपति के पास सिर्फ 1 बार जा सकता है, दूसरी बार कभी भी नहीं जा सकता। बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोर्ट में तो चाहे 2 बार चला जाए, 3 बार चला जाए, लेकिन राष्ट्रपति के पास सिर्फ 1 बार जा सकता है। बच्चों यदि क्षमादान याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है, दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ गए होंगे।
नहीं, देखिए रीओपन का कोई प्रावधान नहीं है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन ऐसा है कि आप जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। तो आज आप राष्ट्रपति क्लियर करते हैं, और राष्ट्रपति क्लियर करने के बाद अब आप पढ़ते हैं लोकसभा। अब आप पढ़ेंगे बच्चों, पहले मैं एक बार पार्लियामेंट लिख देता हूं यहां पे, आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे बच्चों, और उस पार्लियामेंट की अगर मैं बात करता हूं तो हम कुछ इस तरीके से पार्लियामेंट पढ़ते हैं। यहां पर होती है आपकी लोकसभा, यहां पर होती है आपकी राज्यसभा, और यहां पर होते हैं प्रेसिडेंट। तो बच्चों प्रेसिडेंट तो मैं आपको समझा चुका हूं, प्रेसिडेंट तो मैं आपको समझा चुका हूं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं क्या, अब मैं आपको समझाने वाला हूं क्या मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा और राज्यसभा। बच्चों लोकसभा और राज्यसभा आपको बाद में पढ़ाऊंगा, पहले आज आपको समझाऊंगा इलेक्शन। सबसे पहले आज आपको समझाऊंगा इलेक्शन। दोस्तों भारत में कितने प्रकार का इलेक्शन होता है, जरा आप बताएंगे, भारत में कितने प्रकार का इलेक्शन होता है? तो दोस्तों भारत में दो प्रकार का इलेक्शन होता है। कौन कौन सा, अब आप खुद एग्जांपल देंगे आज। अगर इलेक्शन की बात की जाती है तो पहला होता है डायरेक्ट इलेक्शन, पहला होता है डायरेक्ट इलेक्शन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखो बच्चों, इन्हें कहा जाता है प्रत्यक्ष चुनाव, और इन्हें कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। ये तो आप समझ गए होंगे कि इन्हें कहा जाता है डायरेक्ट और इन्हें कहा जाता है इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट इलेक्शन कौन सा इलेक्शन होता है, जरा बताएंगे आप। डायरेक्ट इलेक्शन कौन सा होता है बच्चों? डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जहां जनता ने वोट डाला हो, आपने जहां अपने वोट का यूज किया हो। बच्चों ऐसे कोई दो चुनाव बताओ जहां आपने वोट डाली हो, जहां आपने क्या किया हो, आपने वोट डाला हो। जहां आपने वोट डाला हो दोस्तों, आप कह सकते हैं सर वो एमपी का चुनाव होता है जो चल रहे हैं, सर वो एमएलए का चुनाव होता है। यानी कि दो ऐसे चुनाव हैं जो डायरेक्ट होते हैं जिसमें आप लोग वोट डाल सकते हैं। इनडायरेक्ट वे की बात करूं जहां आप वोट नहीं डालते हैं, ऐसा कोई चुनाव बताओ जहां आप वोट ना डालते हो। तो दोस्तों आप वोट डालते कहां पर नहीं है सर जी, मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो आप प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। तो बच्चों ऐसे चुनाव जहां पर आप वोट नहीं डालते हैं वो होते हैं इनडायरेक्ट, और जिनमें आप वोट डालते हो वो चुनाव होते हैं डायरेक्ट। ये तो बात आप समझ गए होंगे। अब सवाल आता है कि हमारे भारत में आजादी के बाद पहली बार वोट डालने का अधिकार कब मिला? अगर सवाल आपसे पूछे कि हमारे भारत में पहली बार वोट डालने का अधिकार कब मिला, तो वोट डालने का अधिकार तब मिला होगा जब हमारे यहां पहली लोकसभा बनी होगी। जब पहली लोकसभा बनी होगी तभी तो अधिकार मिला होगा। सर बिल्कुल सत्य बात है। और भारत में पहली लोकसभा कब बनी बच्चों? हमारे भारत में जो पहली लोकसभा बनी वो कब बनी? तो आप लोगों ने तुरंत बताया सर हमारे भारत में जो पहली लोकसभा बनी वो 1951-52 में बनी। बच्चों आपको जरा एक बात और बता दूं, चुनाव कितने प्रकार से कराया जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं भाई टाइप ऑफ इलेक्शन, अगर सवाल आपसे पूछा है वो तो चुनाव कितने प्रकार का होता है, अब चुनाव कितने प्रकार से कराया जाता है। अगर मैं टाइप ऑफ इलेक्शन की बात करूं कि चुनाव कितने प्रकार का होता है, तो बच्चों आप मुझे बता सकते हो कितने प्रकार का चुनाव होता है? तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने जवाब दिया सर, चुनाव 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है सर जनरल इलेक्शन। पहला होता है जनरल इलेक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं आम चुनाव। यानी कि हमारे भारत में जो पहला चुनाव हुआ था वो हुआ था आम चुनाव। और बच्चों ये आम चुनाव तब हुआ होगा जब हमारे भारत में लोकसभा बनी होगी। और हमारे भारत में पहली जो लोकसभा बनी थी बच्चों वो बनी थी 1951-52 में। यानी कि हमारे भारत में जो पहले आम चुनाव हुए
वो 1951-52 में हुए। आम चुनाव क्यों बोला जाता है? ये प्रत्येक 5 साल बाद होते हैं। पहले तो आप सुन लो कि आम चुनाव की अगर मैं बात करूं, ये प्रत्येक 5 साल बाद होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, अगर मैं आम चुनाव की बात करूं तो बच्चों ये प्रत्येक 5 साल बाद होते हैं। पेपर में पूछा गया सवाल है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग गलती कर दो दोस्तों इस चीज को लेकर। ये कितने साल बाद होते हैं ये आपको बता दूं सिर्फ, ये भैया आपके 5 साल बाद होते हैं। हर 5 साल बाद। इस समय भारत में जो चुनाव चल रहे हैं वो आम चुनाव ही चल रहे हैं। ये बात आप याद रखना कि इस समय भारत में जो चुनाव चल रहे हैं वो आम चुनाव ही चल रहे हैं। ये आपको याद रखना होगा। ये भारत में हर 5 साल बाद होते हैं। दूसरा चुनाव भैया, दूसरा चुनाव होता है सब इलेक्शन। दूसरा चुनाव होता है सब इलेक्शन, यानी कि इन्हें बोलते हैं उपचुनाव। इन्हें बोलते हैं बच्चों उपचुनाव। दोस्तों उपचुनाव के बारे में कोई बच्चा जानता है? कोई बच्चा जानता है कि ये उपचुनाव क्या होते हैं? कोई ऐसा बच्चा जो जानता हो सर ये उपचुनाव क्या होते हैं? कोई भी बच्चा ये जानता हो सर ये उपचुनाव क्या होते हैं? दोस्तों उपचुनाव मैं बताता हूं। देखिए, जैसे दो व्यक्ति चुनाव लड़े, एक चुनाव लड़ा एक्स, एक चुनाव लड़ा वाई, इनमें से कोई एक जीत गया। भाई एक ही तो जीतेगा, दोनों तो कभी नहीं जीतने ना। भाई एक ही जीतेगा, या तो ये जीत गया या फिर ये जीत गया। तो दोस्तों जीता कौन? अब जीत गया मेरे प्यारे साथियों, एक्स जीत गया। एक्स जीत गया। तो अब एक्स को जीतने के बाद एक्स 2-3 महीने तो ठीक ठाक रहा, और फिर बच्चों इसने एकदम रिजाइन कर दिया। इसने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन कर दिया तो दोस्तों ये बताओ सीट खाली हुई या ना हुई? जब इस व्यक्ति ने रिजाइन कर दिया तो ये बताओ सीट खाली हो गई या ना हो गई? आप कहोगे सर खाली सीट हो गई। खाली सीट हो गई। उस खाली सीट के लिए जो चुनाव होगा वही उपचुनाव होगा। या इस एक्स की डेथ हो गई हो, या इसे सरकार ने हटा दिया हो। 3 ऑप्शन बनते हैं बस, या तो सरकार ने हटा दिया हो, या इसकी डेथ हो गई हो, या बच्चों इसने रिजाइन कर दिया हो। तो सीट खाली होने पर जो चुनाव होते हैं, रिजाइन मतलब होता है त्याग पत्र देना। रीसा यादव, रिजाइन का मतलब होता है त्याग पत्र देना। ठीक है बच्चों, तो सब इलेक्शन कब होते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, शानदार तरीके से। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत, कलक, परेशानी कुछ हो? चलो, तीसरा होता है मध्य अवधि चुनाव। भाई आज ज्यादा नहीं बोल पा रहे यार। तीसरा होता है मिड टर्म इलेक्शन। मध्यावधि चुनाव। मध्य अवधि चुनाव। मध्य का मतलब आप समझ रहे हैं? मध्य का मतलब क्या होता है? मिड का मतलब क्या होता है? मिड का मतलब क्या होता है? मिड का मतलब होता है बीच में। ये तो आप भी जानते हैं। भाई मिड का मतलब होता है बीच में, जब बीच में चुनाव हो। सरकार का कार्यकाल कितने साल का होता है? सरकार का कार्यकाल कितने साल का होता है सर? 5 साल का। अब सरकार समय से पहले गिर जाती है। सरकार कैसे गिरती है वो मैं आपको कल बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन सरकार अगर अपने समय से पहले गिर जाती है तो उस स्थिति में, मतलब 5 साल से पहले जो चुनाव होते हैं वो मिड टर्म इलेक्शन में आते हैं, वो मध्य अवधि चुनाव में आते हैं। तो चुनाव से रिलेटेड आपका जो टॉपिक था क्लियर हो गया बच्चों। अगर चुनाव वाला क्लियर हो गया, एक पॉइंट यहां पे और लिख लेना, हम जो वोटर डे मनाते हैं वो 25 जनवरी को मनाते हैं। ये भी आप याद रखना, हम जो वोटर डे मनाते हैं वो 25 जनवरी को मनाते हैं। ये आपका क्लियर हो गया होगा। कुछ बचा है तो वो कल करा दूंगा। और हाँ, कल भी तब आऊंगा क्लास लेने जब मेरी तबीयत ठीक रहेगी, वरना आपको आज चेहरे से पहली बार ऐसा लग रहा होगा कि रोजा इतने नर्वस क्यों है यार, पेन इतना है पेट में कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी आज आपकी क्लास कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं लोकसभा की। अब हम बात करेंगे सबसे पहले लोकसभा की, और लोकसभा में भी हम सबसे पहली बात करेंगे मेंबर की। हम सबसे पहली बात किसकी करेंगे? मेंबर की बात करेंगे। बच्चों जब हमारे देश में लोकसभा बनी थी, पहली लोकसभा, तब लोकसभा में कितने मेंबर हुआ करते थे?
जब हमारे देश में पहली लोकसभा बनी थी तो लोकसभा सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? अंजलि, वो बोलते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश को। आपको बता दूं, जब हमारे देश में पहली लोकसभा बनी थी तो तब 500 मेंबर हुआ करते थे। कितने? 500 मेंबर हुआ करते थे। लेकिन आप कहोगे गुरुजी हमने तो 550 मेंबर सुने हैं, ये कैसे हो गया है? ये कैसे हो गया? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखो 1951 52 में जो मेंबर हुआ करते थे वो 500 थे। जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, देश में इनकी भी संख्या बढ़ी बच्चों। अब सर अगर मैं बात करता हूं कब, 1956 में ये मेंबर बढ़ के कितने हो जाते हैं? 525। कितने हो जाते हैं? 525 मेंबर हो जाते हैं। बात क्लियर हुई? जैसे ही 1973 आया, जैसे ही 1973 आया तो बच्चों ये मेंबर कितने हो जाते हैं? 545। कितने? 545 मेंबर हो जाते हैं बच्चों, ये बात आप याद रखना। और जैसे ही 1987 आया तो बच्चों ये मेंबर बढ़कर 552 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 552। और जैसे ही 2020 आया बच्चों ये 550 मेंबर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 550। यदि प्रेजेंट की बात करें, यदि प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में आपके 543 है। अब क्लियर कर लो सारे डाउट जिसको ना पता हो कि लोकसभा में कितने कितने मेंबर हुए हैं। एट प्रेजेंट भी मैंने लिख दिए हैं। सर ये 552 में से दो कहां गए? बच्चों दो हुआ करते थे एंग्लो इंडियन, दो मेंबर जो हुआ करते थे, ये मेंबर कौन थे? ये थे एंग्लो इंडियन। कौन थे बच्चों? एंग्लो इंडियन। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनकी माँ तो भारतीय हो लेकिन पापा उनके विदेशी हो और वो भी यूरोप से हो। बच्चों जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो अंग्रेजों ने कुछ महिलाओं से जबरन शादी कर ली थी, तो उनसे उत्पन्न जो संतान थी वो आपकी एंग्लो इंडियन कहलाई थी। तो ये एंग्लो इंडियन दो व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था मतलब मनोनीत किया जाता था। राष्ट्रपति दो व्यक्तियों को मनोनीत करते थे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 331 के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जाता था। और बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको बता देना चाहता हूं, मैं YouTube और पेड में कल तभी आऊंगा जब मेरी तबीयत ठीक होगी। और YouTube पे आना मेरी मजबूरी इसलिए हो सकती है क्योंकि मैंने वादा कर रखा बच्चों से। नहीं वर्षा गुप्ता, उसकी मेरी कोई किताब नहीं है, आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आज की क्लास कैसी लगी पहले तो आप ये बताओ। आज छोटी सी क्लास हुई है, बड़ी पेन में क्लास हुई है, बड़े दर्द में ये क्लास हुई है आज की। ये बताओ क्लास कैसी लगी एक बार। आज की जो क्लास रही वो आपको कैसी लगी, पहले सिर्फ आपको 3-4 पॉइंट ये बताने हैं, उसके बाद अपनी पढ़ाई पर आना है यार। ठीक है बच्चों, आज थोड़ा तबीयत का इशू रहा इसलिए आज हम, और बाकी आप पूछ लो किसी का कोई डाउट हो तो। भाई यार तुम लोगों से मैं नाराज इसलिए हूं कि आप फीडबैक देके नहीं जाते हैं। नहीं नहीं, फिंगर में कल क्या था, कल हम थोड़ा सा वो अपना इन्वर्टर बैटरा हटाए थे तो मेरे हाथ में बैटरा ऊपर से जबरदस्ती गिर गया, तो इसलिए हाथ में थोड़ी चोट लग गई है, पट्टी हुई, ठीक हो जाएगा। आप फीडबैक देके जाया करो। सर कल फीडबैक दे दिए, हाँ हाँ पिता कल दिया था बेटा। थैंक यू सो मच प्यारी छोटी बहन, आप सब छोटी बहन हो, छोटे भाई हो। देखिए अनामिका कह रही है सर ये 7 सीट कहाँ गई? बेटा जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसी ये 7 सीट भी बढ़ जाएंगी। पीडीएफ आपकी क्लास खत्म होने के बाद मिल जाएगी। बस आप लोग, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, सर पॉलिटी आप अच्छी पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। बाकी पॉलिटी हिस्ट्री आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो बेस्ट ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे कल फिर। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कोई बच्चा अब भी कहे मेरा कोई डाउट है तो मैं बता दूंगा। अगर कोई बच्चा ये कहे कि मेरा कोई डाउट है तो मैं फिर भी बता दूंगा। बताओ बोलो कोई डाउट हो तो। ठीक है, अभी 12 बजे यूट्यूब पे क्लास है, अगर आपको एमसीक्यूज करने हैं, थोड़ी भारत की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप आ सकते हैं। वसीम लगा देना भाई जरा उसको। नहीं है कोई डाउट? ठीक है बच्चों, बाय बाय।